तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत अजीबो गरीब कहानी सुनाऊंगा। आपने मुंबई पुलिस के काम करने के तरीकों पे बहुत कुछ सुना है। मैंने भी बहुत कुछ सुनाया। एक ज़माना था जब मुंबई को पूरे स्कॉटलैंड यार्ड के बराबर की इन्वेस्टिगेटिव संस्था माना जाता था। इसको एशिया का स्कॉटलैंड यार्ड भी कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हुए जिनको बड़े बड़े जासूसों का नाम दिया गया। जैसे जो किस्सा हमने आपको एक दिन पहले सुनाया था रमाकांत कुलकर्णी का, उनको कहा जाता था वो हिंदुस्तान के शेरलॉक होम्स हैं। तो खैर, ये अच्छा काम करने वाले की तशबीहें दिए जाती हैं, लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी और इतनी अहम जो पुलिस फोर्स होती है, ख़ास तौर पे उसकी क्राइम ब्रांच, उससे ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो मानने को दिल नहीं करता। लगता है कि ये झूठी बात है, लेकिन हो जाता है। मुंबई पुलिस से ऐसी ही एक गलती आज से बहुत वर्ष पहले हुई, लेकिन उसका खुलासा एक जजमेंट आने के बाद कोर्ट की अभी कुछ दिन पहले हुआ। एक वो शख्स जो एक बड़े आदमी के मर्डर में वांटेड था, उसको पुलिस हमेशा कोर्ट में ये कहती रही कि वो आदमी लापता है, भगौड़ा है, 20 साल से हमें नहीं मिला। लेकिन जब एक और केस की जजमेंट आई तो पता चला उसको तो 5 साल पहले पुलिस ने दूसरे केस में पकड़ लिया था, और वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही एज एन अंडर ट्रायल 5 साल अंदर रह के आया था। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है। एक केस में पुलिस ये कह रही है कि ये आरोपी हमें 20 साल से नहीं मिल रहा है। वही आरोपी उसी क्राइम ब्रांच के एक दूसरे केस में 5 साल से जेल में बैठा है, वो भी मुंबई की जेल में। लेकिन दोनों यूनिट्स का आपस में तालमेल नहीं। अब पूरा किस्सा आपको सुनाते हैं, ये हुआ सब कैसे। मुंबई में एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। 19 थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बता दूं, 1984 में मुंबई में दंगे हुए थे, कम्युनल राइट्स। उसके बाद एक अमन कमेटी बनाई गई उस समय के पुलिस कमिश्नर जूलियो रोबेरो के इनिशिएटिव पे। जो मुस्लिम सेंसिटिव एरियाज थे, जिनमें मुंबई पुलिस के कमिश्नर के ऑफिस के साथ लगते एरियाज, मोहम्मद अली रोड ख़ास तौर पे, मुसाफिर खाना, क्राफर्ड मार्केट और उसके साथ लगते एरियाज जहाँ पे बहुत बड़ी गिनती में मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी और बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है मुंबई का वो। बहुत सारी होल सेल्स की दुकानें, मनीष मार्केट, क्राफर्ड मार्केट और इस किस्म के डीसीबी बैंक का हेड ऑफिस, उसके साथ दूसरी एक म्यूनसिपल कमेटी का बहुत बड़ा ऑफिस, साथ में सारा सहारा केंद्र और उसके साथ एमआरए पुलिस स्टेशन मुंबई का, उसके साथ हज हाउस। तो इतनी बड़ी सेंसिटिव एरिया में ये आदमी का ऑफिस था, वाहिद अली खान का। सोशल वर्कर था, मेरा बहुत प्यारा मित्र था, वो बहुत बढ़िया इंसान था, अच्छे काम करता था। कानून के साथ मिलके जो कुछ ज्यादतियाँ लोगों के साथ होती थी उनका निपटारा करवाता था। बहुत गॉड फीयरिंग मैन था और छोटी सी लंबी सी दाढ़ी यहाँ उसकी नेचुरल थी। जैसे कुछ लोग अपने तरीके से गोटी रख लेते हैं, लेकिन उसकी कुदरती तौर से नेचुरल तरीके से गोटी थी, बहुत छोटी दाढ़ी थी, नॉर्मल हाइट का आदमी, थोड़ा हेल्दी था और हमेशा सर पे टोपी रखता था, गोल टोपी। जिस एरिया का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो सर मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से
डॉक्स को जाती है, कार्नक ब्रिज क्रॉस करके उसके पहले डीसीबी बैंक जो है, डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बिल्कुल सट के साथ में फर्स्ट फ्लोर पे वाहिद अली का ऑफिस था। तभी वो, मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो बॉम्बे अमर कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं था। वाहिद अली और उसका भाई वाहिद अली खान और उसका भाई अनवर, वो थोड़ा छोटे कद का था, चश्मा लगाया करता था। ये दोनों एक प्लेसमेंट एजेंसी चलाते थे। मुंबई से दुबई, शारजा, कतर, इन इलाकों में उस ज़माने में एक दौर था, हज़ारों की गिनती में लोग जाया करते थे रोटी रोज़ी कमाने के लिए। तो इनकी भी एक इसी किस्म की एजेंसी थी जो इसका छोटा भाई वाहिद अली का, शायद बड़ा था, मुझे याद नहीं अभी, अनवर, वो चलाया करता था। लेकिन वहाँ पे किसी किस्म की कोई हेरा फेरी नहीं होती थी जैसे आजकल के कबूतरबाज एजेंट्स करते हैं। तो बड़ा सोच समझ के लीगल तरीके से सबको भेजा जाता था, किसी से फालतू पैसा नहीं लिया जाता था, किसी को लूटा नहीं जाता था, और जो बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई थी कि चलो हमारे आदमी बाहर खाने कमाने जाते हैं तो उनकी हेल्प किया जाए। इनके पास एक सरकारी लाइसेंस था, लीगल इनका काम था, इसीलिए वाहिद अली खान की काफ़ी वहाँ पे, वाहिद खान की काफ़ी इज्जत थी पूरे इलाके में, वहाँ नहीं और बाहर भी बहुत थी। तो सीधा साधा आदमी, और साथ में कुछ एक दो दुकानें भी थी उनकी नीचे, जो बाद में बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया वो। उसके साथ एक इनके ऑफिस की निशानी जब जाना होता था, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कंजस्टेड ऑफिसेज हैं, छोटी छोटी, मतलब 3 फीट बाई 3 फीट की जगह में भी ऑफिस लोगों ने बनाए हुए हैं। उसी तरह दुकानें रोड पे, बाहर सब्जी भाजी वाले, फ्रूट वाले, हाथ गाड़ियाँ चल रही हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। तो इन्होंने एक निशान रखा होता था, ओकारा ट्रांसपोर्ट। इनके ऑफिस के नीचे ओकारा ट्रांसपोर्ट का बड़ा बोर्ड लगा होता था। ओकारा पाकिस्तान में एक सिटी है, पार्टीशन के बाद वो लोग ओकारा से उजड़ के जब भारत आए तो उन्होंने वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और उसका नाम ओकारा ट्रांसपोर्ट रख लिया। तो ओकारा ट्रांसपोर्ट के ऊपर इनका ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे, मुझे आज तक याद है। खैर बहुत बार जो मीटिंग्स होती थी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, किसी किस्म का कोई रिलीजियस किस्म के बहस बवासा होता था, तो वाहिद खान जो है वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आना जाना लगा रहता। वैसे भी वॉकिंग डिस्टेंस था, हार्डली 100-125 गज की दूरी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से वाहिद खान के ऑफिस की थी। खैर, उस शख्स का साथ किसी कारण से छोटा शकील के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए थे, क्योंकि वाहिद खान कभी कोई ऐसा काम करता नहीं था कि उसको मारने की ज़रूरत पड़े। बहुत गरीबों की मदद की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेडिकल्स की, नौकरियां देने की, दिलवाने की, मोहल्ला कमेटियां बनाना, शांति रखना। खैर 99 में वाहिद खान का मर्डर हो जाता है एलटी मार्ग एरिया में, जहां उनका घर था। और उस केस में पुलिस ने ये कहा कि इसमें 2 आदमी जो हैं वो वांटेड हैं। उनमें एक अशरफ सिद्दीकी और एक अबरार खान, इस किस्म का कोई नाम था, खान था। इन लोगों ने गोलियां चलाई, 32 बोर का वेपन इस्तेमाल किया गया 99 की बात। हालांकि वाहिद खान जो था वो 1982 से तकरीबन पब्लिक लाइफ में एक्टिव था। 99 में आके मर्डर होता है और पुलिस का ये दावा था, क्राइम ब्रांच का, कि इस मर्डर के पीछे छोटा शकील का हाथ है। उसमें पहला जो आरोपी था खान, उसको पकड़ा जाता है और ये अशरफ सिद्दीकी हाथ में नहीं आता।
पुलिस का कोर्ट में ये कहना कि वाहिद खान को गोलियां चलाई गई, उसके ऊपर मारा गया, वो खान ने गोलियां चलाई, और इसकी पूरी खान के और सदीकी के रोल की जानकारी उनके खास खबरी ने दी है। उसको प्रूव करने के लिए पुलिस ने छोटा शकील का और दाऊद का एक समय खास रहने वाला आदमी, जो बाद में शायद इनके खिलाफ हो गया, परवीन खान करके उसका नाम था, उसको पेश किया गया कोर्ट में। उसने भी कहा कि ये पुलिस की बात सही है, इनको इसी खान ने और सदीकी ने मारा। लेकिन बहुत साल निकल गए, अशरफ सदीकी का कोई पता नहीं। 99 से लेके आने वाले सालों तक वो हाथ में नहीं आया पुलिस के। अचानक 2014 में उत्तर प्रदेश में किसी क्राइम के चक्कर में वो पकड़ा जाता है। उसके बाद उसको लाया जाता है 2014 में, पकड़ा जाता है। छूटने के बाद, बेल होने के बाद वो वापस मुंबई आता है, लेकिन किसी पुलिस वाले को खबर नहीं मिलती कि अशरफ सदीकी मुंबई में हाजिर है। अचानक 2014 में क्राइम ब्रांच की एक दूसरी यूनिट जो धारावी, माटुंगा वो एरिया देखती थी, उसने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट उस केस में किया कि ये दोनों लोग छोटा शकील के कहने पे छोटा राजन के खास आदमी डीके राव को मारने की फिराक में थे। डीके राव बहुत बड़ा बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड का एक फिगर रहा है, और वो आदमी 3 बार पुलिस एनकाउंटर में जख्मी होके भी बचने में कामयाब रहा। 3 बार गोलियां खा के भी जिंदा रह गया और आज तक जिंदा है। बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। डीके राव का नाम आपने सबने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, हमने भी एपिसोड बनाए उस पर। और वो शख्स जब तक बाहर रहता है तो उसकी दहशत रहती है, लेकिन जब जेल में चला जाता है तो दहशत और बढ़ जाती है, क्योंकि जेल में जाके वो और बड़े कारनामे करता है। जो छोटा राजन का ही एक खास आदमी पुराना ओपी सिंह, जिसके साथ इनकी कुछ बहस बहसा होता है, उसको नासिक जेल में मरवा दिया गया था, जेल के अंदर, और उसको मारने की पूरा काम इसी डीके राव ने किया था। छोटा राजन का एक और ख़ास आदमी था स्टार्डेकर। स्टार्डेकर वो शख्स है जो चैम्बूर में, घाटकोपर चैम्बूर में, तिलक नगर में जो छोटा राजन का हेडक्वार्टर है सहकार सिनेमे वाला, वहाँ पे हर साल गणपति पूजा करवाया करता था। उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, प्रेस वालों को बुलाते थे, वो बहुत बड़ा पंडाल लगता था। उसको और डीके राय को मारने की सुपारी पुलिस का ये कहना था छोटा शकील ने दी। ये 2014 की बात है, जब अशरफ सदीकी यूपी से वापस मुंबई पहुंचे। अभी कुछ दिन ही हुए होते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ। तो क्राइम ब्रांच की एक यूनिट इन दोनों को पकड़ लेती। इनके पास से 2 हथियार भी मिलते हैं, वो भी 32 बोर के। इसके साथ इसका एक साथी भी पकड़ा जाता है, और पुलिस का ये कहना था कि इन दोनों को हमने समय पे पकड़ लिया, अगर 2 दिन नहीं पकड़ते तो ये लोग डीके राव, जिसको तलोजा जेल से मुंबई के सेशन कोर्ट में लाया जाने वाला था और उसकी पेशी थी कोर्ट के कंपाउंड के अंदर, उसको इन्होंने मारना था। ये पुलिस का दावा था 2014 में। वो शख्स जो 1999 के केस में वांटेड था, वो शख्स 2014 को पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि इसके खिलाफ कोई पहला केस भी है। उसको पकड़ के डीके राव और स्टार्डेकर को मारने की साजिश रचने के इल्ज़ाम में बंद कर दिया जाता, और वो केस कोर्ट में चलता। चलने के बाद
2014 के बाद 2019 में उस कोर्ट का उस केस का फैसला आता है, जिस फैसले में इन दोनों को बरी कर दिया जाता है। कमाल है, पुलिस ने इतनी बड़ी साजिश का केस बनाया और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कारण बरी करने का ये था कि उस समय के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे, उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि इनके ऊपर मकोका का केस चलना चाहिए, कि बहुत खतरनाक क्राइम करने जा रहे थे, खतरनाक मुलजिम हैं। तो मकोका की परमिशन की सैंक्शन संजय बर्वे मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने दी थी, जो कोर्ट में पेश की गई। लेकिन जब इनको बहस हुई केस की, 5 साल तक वो ट्रायल चलती रही। 5 साल तक ये आदमी मुंबई की आर्थर रोड की जेल में था, अशरफ कुरैशी। तो इस आदमी को 5 साल तक के बाद जब बरी होता है तो इस बेस पे होता है कि पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। बिना ये सोचे समझे, जाने पहचाने कि ये आदमी ऑलरेडी किसी केस में इन्वॉल्व है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। और इसमें इनके ऊपर मकोका लगाने की जो कारण दिए गए हैं वो वाजिब नहीं लगते। उसमें पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी कुछ बयानबाजी कोर्ट ने की, बयान दिया कुछ अपना, लेकिन इन दोनों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इनको फिर अरेस्ट किया जाता और उस केस में, जिस केस में 20 साल तक 1999 से लेके 2019 तक पुलिस, पहले केस में वाहिद खान के केस में कोर्ट को ये कहती रही कि ये मुजरम 20 साल से वांटेड है। जब 20 साल के बाद उसको पकड़ के कोर्ट में ले जाया गया, तो हाजिर किया गया, तो इनका जो वकील था अशरफ का, उसने दलील दी कि मेरा एक्यूज्ड कोई 20 साल से वांटेड नहीं था, यहाँ पे था, बाद में यूपी में पकड़ा गया। उसके बाद 5 साल वो इसी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में केस में एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, यूटीपी जिसको कहते हैं, ये तो इसी शहर की जेल में था। तो वांटेड कैसे था ये? क्या पुलिस को ये बात मालूम नहीं थी कि ये आदमी जेल में है, उसको लेके आके पेश कर सकते? इस केस का फैसला 5 साल पहले हो जाता। अब 5 साल जो आदमी इस ऑलरेडी जेल में काट के आ चुका है, उसको आप फिर अब सज़ा देने की बात कर रहे हो। तो कोर्ट को ये बातें सब समझ में आने लगी। उन्होंने पुलिस को कहा कि आपकी एक हाथ को ये नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो मकोका केस की जो इसमें भी कार्रवाई होनी थी वो भी नहीं हुई। वाहिद खान जैसा आदमी मारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की ढील में, कमियों में, कुछ आपस में जो इंटरेक्शन होना चाहिए दो यूनिट्स का, क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 का और 4 का या 5 का, वो बराबर नहीं हुआ। वहाँ भी पुलिस कमिश्नर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। तो कोर्ट ने इनको अभी आज से कुछ दिन पहले वाहिद खान के केस में से भी बरी कर दिया। अब देखिए, वो 2 शख्स जिन्होंने एक आदमी को मार दिया, जो आदमी समाज में अमन शांति रखना चाहता था, अमन कमेटी का प्रेसिडेंट था, अच्छा इंसान था, और दूसरी तरफ 2 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, हथियारों के साथ पकड़ गए, दोनों केसेस में बरी हो गए। तो दोस्तों, ये कभी कभी गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, मुंबई पुलिस से भी होगी। कल हमने एक दिन पहले बहुत तारीफ की थी इनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स की, लेकिन ऐसे केसेस भी सामने आ जाते हैं जहाँ बहुत गंभीर गलतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं प्रोसिक्यूशन में आप अपना पक्ष जितना मर्जी मजबूती से रखो, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गलती छोटी सी बहुत बड़ी कॉस्टली साबित हो जाती है।
तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।